Hello students, welcome to Dronacharya IS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 10th January 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक से, which is about Citizenship Amendment Act 2019. So Citizenship Amendment Act 2019 इसने बेसिकली हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, इस पर्टिकुलर एक्ट को अमेंड किया है. नाउ बेसिकली जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, इसके अंदर वो सारे वेज मेंशन किए गए हैं जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है. आप ये पूरा सिटीजनशिप का टॉपिक अपनी पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ते हैं एंड ये पूरा का पूरा जो हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है फॉर जीएस पेपर 2. क्योंकि आप इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रिलेट कर सकते हैं. तो अगर हम क्विकली सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को समझें तो द सिटीजनशिप इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ एक्सक्लूजन. एक्सक्लूजन कैसे? क्योंकि जो हमारे नॉन सिटीजन्स हैं उसको यहाँ पे एक्सक्लूड किया जाता है. सिटीजनशिप को लेकर दुनिया भर में देयर आर 2 नोन वेल प्रिंसिपल्स जिनको हम यूज़ कर सकते हैं. एक हमारे पास आता है प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं जस सॉली. जस सॉली का मतलब है उनको सिटीजनशिप देना ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, राइट. प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे सिटीजनशिप मिलती है, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं जस सॉली. फिर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है जस सैंगुइन्स. नाउ जस सैंगुइन्स का मतलब है टू गिव सिटीजनशिप ऑन द रिकग्निशन ऑफ ब्लड टाइज, ब्लड रिलेशंस के बेसिस पे जब रिकग्निशन दी जाती है. नाउ इवन मोतीलाल नेहरू के टाइम पे जब कमेटी बनती है फर्स्ट टाइम 1928 में, तो हम तब से ही जस सॉली के फेवर में हैं टू गिव द सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ. अगर कोई इंडिया के अंदर किसी का बर्थ हुआ है तो उनको सिटीजनशिप मिलेगी. नाउ जो रेशियल आइडिया है, बिकॉज जस्ट सैंगुइनिस को रेशियल टाइज से जोड़ दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे हम ब्लड टाइज की बात कर रहे हैं, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया था. क्योंकि ये इंडियन जो एथिक्स हैं, हमारे जो ईथोस हैं, उसके अगेंस्ट आता है. तो इंडिया में अगर हम बात करें, पहला प्रिंसिपल जो फॉलो होता है फॉर सिटीजनशिप, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट सॉली, दैट इज़ प्लेस ऑफ बर्थ. इसीलिए हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में भी हमारा पहला प्रोविजन किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन दी बर्थ. सो सिटीजनशिप जो हम बाय बर्थ एक्वायर करते हैं, इसको लेकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में काफ़ी प्रोविजंस हैं. जैसे कि सबसे पहले हम कहते हैं कि एवरी पर्सन हु वाज बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1987. तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक कोई भी अगर इंडिया के अंदर बॉर्न हुआ है तो दे विल बी कॉल्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, इररिस्पेक्टिव उनके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया के सिटीजन्स थे या नहीं. पेरेंट्स की नेशनैलिटी मैटर नहीं करती. तो इसके लिए पहली जो हमारी एज आती है, रेंज आती है, दैट इज़ 26 जनवरी 1950 टू 1 जुलाई 1987. ना इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन हमारा ये आता है, द पर्सन आर बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 1987 टू 2 दिसंबर 2004. इनके अगर यहाँ पे सिटीजनशिप देनी है तो ईदर ऑफ द पेरेंट, कम से कम एक पेरेंट इंडिया का नेशनल होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए. ऐसे बच्चे को, ऐसे पर्सन को सिटीजनशिप मिल जाएगी. उसके बाद 3 दिसंबर 2004 के बाद जितने भी पर्सन इंडिया में जिनका जन्म हो रहा है, उनके दोनों पेरेंट्स दे शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तब जाकर उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी. तो ये था बाय बर्थ. बाय डिसेंट की बात करें तो ये उन लोगों के ऊपर अप्लाई होता है, दोज हु वर बॉर्न आउटसाइड इंडिया, जिनका जन्म इंडिया के बाहर हुआ है लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया के नेशनल रह चुके हैं, तो उनको बाय डिसेंट इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है. तो पहला हो गया बर्थ जो इंडिया में ही जन्म ले रहे हैं, फिर हो गया डिसेंट जो कि इंडिया से बाहर जिनका बर्थ हो रहा है बट उनके जो पेरेंट्स हैं दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया. तो ये हो गया बाय डिसेंट. अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें, जो तीसरा प्रोसेस है, तो इसके अंदर वो लोग जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, अगर वो पिछले 7 साल से इंडिया में रह रहे हैं, देन दे कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप अंडर रजिस्ट्रेशन.
या फिर हम ये भी कह सकते हैं कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इंडियन सिटीजन से मैरी करता है, जिनकी शादी होती है और वो पिछले 7 साल से इंडिया में रह रहे हैं, तो वो भी अंडर रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो तीसरा हमारा जो वे है दैट इज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर आता है नेचुरलाइजेशन। तो वो पर्सन जो कि जो कि इंडिया में लगातार 12 सालों से रह रहा है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अंडर नेचुरलाइजेशन। वैसे एप्लीकेशन 11 साल के बाद ही अप्लाई कर दी जाती है और एप्लीकेशन पूरे होते होते हमारे जो 12 साल हैं वो कंप्लीट हो चुके होते हैं। तो बेसिकली नेचुरलाइजेशन के थ्रू भी सिटीजनशिप मिल सकती है। फिर लास्टली आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी इनटू इंडिया। कोई ऐसा एरिया ही था जिसको इंडिया ने अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो नेचुरली वहाँ के लोग इंडिया के सिटीज़न बन जाएंगे। तो ये 5 प्रोविज़न इंडिया के सिटीजनशिप एक्ट 1955 में लिखे गए थे। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में क्या हुआ? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने बेसिकली इस एक्ट को अमेंड किया और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप टू प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़। तो रिलीजन के बेसिस पे वो माइनॉरिटीज़ जो कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या बांग्लादेश से इंडिया में आई हैं, जिसके अंदर 6 रिलीजन्स को डॉक्यूमेंट किया गया, विच इंक्लूड हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी एंड क्रिश्चियन। तो ये 6 रिलीजन के माइनॉरिटीज़ जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान से इंडिया में एंटर हुए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, जहाँ पे वो फेस कर रहे थे कुछ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन उनके कंट्रीज़ में अगर हो रहा था, जिसकी वजह से अगर वो इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले एंटर हुए हैं, तो अब उन लोगों को इंडिया के अंदर इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। दे विल बी गिवन इंडिया सिटीजनशिप। तो ये बड़ा प्रोविज़न है जिसके अंदर सिटीजनशिप रिलीजन के बेसिस पे ग्रांट हो रही है। इस एक्ट में इवन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ OCIs ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो ये बड़े प्रोविजंस थे। तो ये जो न्यूज़ आई है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, इट इज़ अबाउट द रूल्स ऑफ दिस एक्ट। बेसिकली एक्ट तो बन गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दिसंबर 11 2019 को पास होता है और दिसंबर 12 को नोटिफाई भी हो जाता है, एक्ट बन चुका है, लेकिन अभी तक इस एक्ट के रूल्स नहीं आए हैं। एंड विदाउट एनी रूल्स जो एक्ट है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो अगर हम इसकी टाइमलाइन समझें तो बिल्कुल 2019 के एंड में, है ना, दिसंबर में ये एक्ट नोटिफाई हो गया, पास हो गया, जिसके बाद मिनिस्ट्री ये स्टेटमेंट देती है कि दैट दिस एक्ट विल कम इन फोर्स फ्रॉम जनवरी 10, 2020, कि जनवरी 10, 2020 से हमारा ये जो एक्ट है ये तब से इन्फोर्स हो जाएगा ना। उसके बाद अगर हम समझें तो इंडिया का जो पार्लियामेंट्री वर्क का जो मैनुअल है, एज पर इट अगर कोई मिनिस्ट्री या फिर कोई डिपार्टमेंट एक्ट को पास करने के बाद, लेजिस्लेशन को पास करने के 6 मंथ्स तक अगर कोई रूल्स नहीं बना पाता उस एक्ट को लेकर, तो उनको एक कमिटी से एक्सटेंशन लेनी पड़ती है और वो कमिटी के सामने उनको रीज़न रखना पड़ता है कि क्यों नहीं रूल बन पा रहा, एंड ये रीजंस को स्टेट करते हुए जो कमिटी है वो एक्सटेंशन देती है। और ये जो एक्सटेंशन दी जाती है ये 3 महीने से ज़्यादा नहीं दी जाती। इसको लेकर जो हम अगर टाइमलाइन देखें तो इससे पहले अप्रैल 9, 2021 में एक्सटेंशन ली गई थी। तब कहा गया था कि टिल जुलाई 9, 2021 तक रूल्स आ जाएंगे, और उसके बाद तीसरी बारी जनवरी 9, 2022 की जो एक्सटेंशन है वो ली गई थी। लेकिन जनवरी 9 जो कि एक्सटेंडेड डेडलाइन थी, वहाँ पे भी इस दिन भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर अपने रूल्स को रिलीज़ नहीं किया है। तो बेसिकली जब तक ये रूल्स नहीं आ जाते तब तक हमारे पास सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो ये न्यूज़ इस चीज़ के बारे में है। आगे बढ़ते हैं। सो इंडिया के फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल, इन्हें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB में वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। इस बैंक में टोटल 5 वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, जिनमें से एक जो चेयर है वो हमारे उर्जित पटेल होल्ड करेंगे फॉर 3 years। सो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये बेसिकली एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, एंड इसका जो मिशन है दैट इज़ टू इम्प्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स इन एशिया एंड बियॉन्ड। ओके, देयर वर अराउंड 57 फाउंडिंग मेंबर्स जिन्होंने एग्रीमेंट करके इस पूरे मेंबरशिप ऑफ दिस बैंक को बनाया था।
इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इस बैंक की शुरुआत 2015 में हुई थी, लेकिन इसके ऑपरेशंस जो थे वो 2016 में शुरू हुए थे। सो अभी फ़िलहाल इसके मोर देन 100 मेंबर्स हैं, एंड जिनमें से मेनली G20 नेशंस जो हैं उसके 14 कंट्रीज तो इसके मेंबर्स हैं ही हैं, विच इंक्लूड्स इवन फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK। दे ऑल आर मेंबर ऑफ AIIB। ना अगर हम इसके वोटिंग राइट्स को समझें तो चाइना का इसमें सबसे बड़ा शेयर होल्ड है ऑफ 26.61%। लेकिन इसके बाद इंडिया आता है विद 7.6% होल्ड इन दिस बैंक, एंड देन कम्स रशिया विद 6.01 एंड देन जर्मनी विद 4.2%। US और जापान दे आर नॉट अमंग इट्स 104 मेंबर्स। ये बात याद रखेंगे, US और जापान इसके मेंबर्स नहीं हैं। तो रिसेंटली भी AIIB हैज़ गिवन एम्फोसिस ऑन ग्रीन प्रोजेक्ट्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, अलॉन्ग विद सपोर्टिंग द पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स ड्यूरिंग कोविड-19। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमारी जो सोसाइटी है, जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है, वहाँ पे भी AIIB की इन्वेस्टमेंट हमें मिली है। आगे बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ जेलीकाटू के बारे में है। जेलीकाटू जो कि एक ट्रेडिशनल कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो ये 2000 ईयर्स ओल्ड पुराना कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है। बेसिकली यहाँ पे कंटेस्टेंट्स आते हैं जो कि बुल को टेम करने की कोशिश करते हैं। अगर वो बुल को टेम नहीं कर पाए, अगर कंटेस्टेंट्स फेल हो गए, तो जो प्राइज़ है वो बुल ओनर को मिलता है। सो जेलीकाटू इट इज़ अ वेरी फेमस स्पोर्ट ऑफ तमिलनाडु, एंड तमिलनाडु में भी एक पूरा का पूरा बेल्ट है, एक रीजन है जहाँ पे ये बहुत फेमस है। उसको जेलीकाटू बेल्ट भी बोल देते हैं। इट इज़ वेरी पॉपुलर इन मदुराई, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुडुकोट्टाई। यहाँ पे ये जो एरियाज़ हैं तमिलनाडु के, ये वहाँ पे बहुत फेमस है। इसे बेसिकली जनवरी के सेकेंड वीक में सेलिब्रेट किया जाता है, जब तमिलनाडु अपना हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल सेलिब्रेट करता है। तो पोंगल के दौरान तमिलनाडु में जेलीकाटू को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। नाउ अगर हम जेलीकाटू की इम्पोर्टेंस को समझें, तमिल कल्चर के अंदर जो जेलीकाटू है, इसे एक ट्रेडिशनल तरीका है जिसके थ्रू जो पीजेंट्स हैं दे प्रिजर्व देयर प्योर ब्रीड। जो वहाँ के जो नेटिव बुल्स हैं, उनकी जो प्योर ब्रीड है उसे प्रिजर्व करने का इसे एक तरीका माना जाता है। आजकल का टाइम जब जो कैटल ब्रीडिंग है उसे ज़्यादातर आर्टिफिशियल प्रोसेसेस के थ्रू किया जाता है। तो जो पीजेंट्स हैं उन्होंने आर्ग्यू किया कि जेलीकाटू है इट इज़ अ वे टू प्रोटेक्ट द मेल एनिमल्स। अगर उनको प्लोइंग के लिए ना यूज़ करो देन दे आर यूज्ड फॉर मीट। तो बेसिकली इस तरीके से इस पूरे के पूरे स्पोर्टिंग इवेंट में जो वहाँ के प्योर ब्रीड जो नेटिव बुल्स हैं उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। नाउ जेलीकाटू हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर वेरियस रीजन्स। 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन बुल्स को लिस्ट ऑफ एनिमल्स हुज ट्रेनिंग एंड एग्जीबिशन इज़ प्रोहिबिटेड इस लिस्ट में डाल दिया था। तो बेसिकली जेलीकाटू को लेकर ये इशू रहता है, देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन राइट्स ऑफ एनिमल एंड द कल्चरल राइट्स ऑफ पीपल। तो जेलीकाटू क्योंकि एक ट्रेडिशन है तो इसको कल्चरल राइट से जोड़ा जाता है, विच इज़ आवर फंडामेंटल राइट। लेकिन जो राइट ऑफ एनिमल्स हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि स्पोर्ट के दौरान काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, इट इज़ नॉट गुड फॉर द बुल्स। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ये जो बुल टेमिंग स्पोर्ट्स थे ये हमेशा ही न्यूज़ में रहे। इस बार जेलीकाटू न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि वेल्लोर और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सेकेंड जो वीक है जनवरी का, पोंगल के दौरान वहाँ पे जेलीकाटू को बैन कर दिया गया है। और इसका जो मेन रीज़न है दैट इज़ कोविड-19 के जो केसेस लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो एज अ सेफ्टी मेजर, ताकि ज़्यादा ग्रुप्स, ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे ना हो सकें, इस चीज़ को देखते हुए वेल्लोर के और आसपास के एरिया के अंदर इस बार जेलीकाटू स्पोर्ट कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। तो इस वजह से जेलीकाटू न्यूज़ में है। आगे बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ INS विक्रांत के बारे में है। INS विक्रांत जो कि इंडिया का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसने अपने सी ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं। पहले भी अगस्त 2021 में INS विक्रांत ने अपना सी ट्रायल किया था, जिसके अंदर प्रोपल्शन, नेविगेशन, जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उनको टेस्ट किया गया था। फिर अक्टूबर नवंबर में भी सी ट्रायल्स होते हैं, जिसके अंदर INS विक्रांत के अंदर जो मशीनरी ट्रायल्स थे, जो फ्लाइट ट्रायल्स थे, उन्हें कंडक्ट किया गया। ना ये एक बार फिर से अपने नेक्स्ट सेट ऑफ ट्रायल्स पे निकल चुका है।
आईएनएस विक्रांत की अगर हम बात करें, पहली चीज़ ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है और इट इज़ लाइकली कि आईएनएस विक्रांत को इंडियन नेवी में 2022 में कमीशन किया जाएगा। अगर फ़िलहाल हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इंडिया के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे हम कहते हैं आईएनएस विक्रमादित्य। एंड इवन आईएनएस विक्रमादित्य ये इंडियन ओरिजिन का नहीं है, दिस इज़ ऑफ रशियन ओरिजिन। ठीक है जी। आईएनएस विक्रांत का नाम बेसिकली हम इंडिया ने 1961 में विक्रांत को एक्वायर किया था फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम और इस कैरियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था स्पेशली इन 1971 वॉर विद पाकिस्तान, जिसकी वजह से बांग्लादेश का बर्थ होता है। हमारे उस आईएनएस विक्रांत को डीकमीशन किया गया और उसके डीकमीशनिंग के बाद इंडिया का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर आया है उस वेसल को भी आईएनएस विक्रांत नाम दिया गया है ना। क्योंकि ये हमारा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, मोर देन 76% जिसपे मटेरियल और जो इक्विपमेंट बोर्ड किए गए हैं दे आर ऑल इंडिजीनियस ना। अगर हम आईएनएस विक्रांत की कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो इसका जो एयर कंपोनेंट है वहाँ पे 30 एयरक्राफ्ट आ सकते हैं, जिसके अंदर MiG-29 फाइटर जेट्स आ जाएंगे, केमॉफ 31 जो हमारा अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स हैं वो आ जाएंगे, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, इवन हमारे जो लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इसकी जो टॉप स्पीड है दैट विड बी ऑफ 30 नॉट्स। 30 नॉट्स मतलब 55 किलोमीटर पर आवर। एंड इसमें बेसिकली 4 गैस टर्बाइंस हैं जो कि इस पूरे के पूरे वेसल को प्रोपेल करेंगे। नाउ अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, डेफिनेटली ये इंडिया की जो कॉम्बैट और जो हमारी सी कंट्रोल कैपेबिलिटी है इसमें एक बड़ी एडिशन है। हमारा जो इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडिया का जो रोल है उसमें डेफिनेटली दिस विल ऐड इवन मोर विंग्स। इसकी वजह से हमारी जो एयर पावर है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये एक तरीके का एक मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर एयर पावर जो कि लॉन्ग डिस्टेंसेस तक जा सकती है, एंटी सरफेस वॉरफेयर इसके साथ हो सकता है, एयरबॉर्न एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो सकता है, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बेसिकली हमारी जो एयर पावर के टर्म्स में जो एबिलिटी है वो इससे डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी। साथ ही में दिस विल मेक अस सेल्फ रिलायंट, क्योंकि अगर हम पूरी दुनिया भर की बात करें देयर ओनली 5 और 6 नेशंस जो कि अपना एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बनाते हैं। नाउ इंडिया हैज़ ऑल्सो जॉइंड दिस एलीट क्लब नाउ, क्योंकि ये भी इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। नाउ इवन 2015 से ही इंडियन नेवी परमिशन ले रही है, अप्रूवल ले रही है कि वो इंडिया को 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर भी मिल सके, मतलब बेसिकली इंडिया का 2nd इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट को भी दे वांट टू बिल्ड, एंड जिसके लिए अप्रूवल प्रोसेस चल रहा है। एंड जो प्रपोज्ड कैरियर जो होगा हमारा जो 2nd हो सकता है उसका नाम भी इवन रखा गया है, दैट इज़ आईएनएस विशाल, जो कि इवन जो आईएनएस विक्रांत और हमारा जो रशिया बेस्ड आईएनएस विक्रमादित्य है इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। इंडिया का 2nd इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल। तो ये पूरी की पूरी जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और जीएस पेपर 3 में जहाँ पे हम इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, या फिर जहाँ पे हम सिक्योरिटी चैलेंजेस या फिर मैनेजमेंट की बातें करते हैं, वहाँ पे ये काफ़ी बड़ा स्टेप है इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी को लेकर। आगे बढ़ते हैं। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी अपने 5 नेशन टूर पे हैं, जिसमें बेसिकली इंडियन ओशन रीजन्स की 5 लिटोरल कंट्रीज़ कवर होती हैं। कल की वीडियो लेक्चर में भी हमने बात की थी कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर मालदीव्स पहुंचे और वहाँ पे क्या क्या अनाउंसमेंट्स हुई हमने वो देखा। नाउ उनका जो ये जो 5 नेशन टूर है इसे बेसिकली कंक्लूड किया गया है श्रीलंका में, जहाँ पे उन्होंने 1 डे विजिट किया। तो बेसिकली ये जो मीटिंग हुई है श्रीलंका और चाइना के बीच में, इसमें श्रीलंका ने रिक्वेस्ट किया है फॉर चाइनीज़ असिस्टेंस, क्योंकि श्रीलंका काफ़ी ज़्यादा डेट ओ करता है चाइना को, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग, उस पूरे लोन की रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर दे आर आस्किंग फॉर चाइनीज़ असिस्टेंस। बेसिकली श्रीलंका चाइना को $5 बिलियन ओ करता है बेसिकली, जो कि श्रीलंका के फॉरेन डेट का टोटल 10% है। तो इवन श्रीलंका हैज़ रिक्वेस्टेड चाइना कि ये जो रीस्ट्रक्चर आया है ये उस टाइम पे आया है जब श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक मेल्टडाउन चल रहा है, कंट्री का जो फॉरेन रिजर्व है वो काफ़ी रैपिडली डिक्लाइन कर रहा है, स्पेशली क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से उनके जो क्रूशियल एक्सपोर्ट्स हैं
और जो वहाँ पे जो टूरिज़्म सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लोन हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ है, जिसकी वजह से वो उतना इजीली चाइना के जो ये डेट है उसे रिस्ट्रक्चर नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर इवन श्रीलंका ने इंडिया को भी रिक्वेस्ट की है, क्योंकि वहाँ पे एक तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रहा है, इसको लेकर दे हैव रिक्वेस्टेड इंडिया कि वो वहाँ पे इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट दे सकें इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट ऑफ फूड, फ्यूल, मेडिसिन, इवन करेंसी स्वैप, ताकि जो बूस्ट हैं, जो उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं, उनको बूस्ट मिल सके। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है। काफ़ी दिनों से ये कॉन्फ्लिक्ट न्यूज़ में है, स्पेशली जब से रशिया ने अपने ट्रूप्स को यूक्रेन के बॉर्डर पे डिप्लॉय किया है। नाउ रशिया इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ताकि वो अपने ट्रूप्स को यूक्रेन के बॉर्डर से पुल आउट कर सकें। नाउ इसको लेकर इवन यूएस इस पिक्चर में आता है, क्योंकि यूक्रेन जो कि एक्स सोवियत कंट्री है, इट हैज़ रिक्वेस्टेड यूएस ताकि यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप मिल सके, एंड रशिया इसके बेहद खिलाफ है। रशिया ने बार बार ये कहा है कि अगर यूक्रेन को नाटो का अलायंस बनाया जाता है, मेंबरशिप दी जाती है, सो दिस विल हैव अ सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस ना। इसको लेकर बीते दिनों रशिया के प्रेसिडेंट और यूएस के प्रेसिडेंट में भी बातचीत हुई थी, लेकिन दोनों के ही स्टैंड्स बिल्कुल क्लियर हैं। रशिया चाहता है कि उनको रिटन में ये लिख कर मिले कि यूएस यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप नहीं देगा, वेयर एज यूएस ऐसी कोई भी सिक्योरिटी एग्रीमेंट नहीं देना चाहता, एंड यूएस भी अपने स्टैंड पे बिल्कुल फर्म था कि रशिया को अपने जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं उनको वहाँ से पुल बैक करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा जो न्यू सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर जो टेंशन्स हैं रशिया और यूएस के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं ना। इसको लेकर जो न्यूज़ आई है वो यही है दैट रशिया इज़ ऑल्सो फर्म ऑन इट्स स्टैंड और यूएस इज़ ऑल्सो फर्म ऑन इट्स ओन स्टैंड। हाई लेवल डिस्कशंस होने वाली हैं इस वीक, जब रशिया नेटो से मिलने वाला है, एंड OSCE, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉरपोरेशन इन यूरोप, इन दोनों से मीटिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले ही जो हमारे पास पिक्चर्स आ रही हैं वो यही हैं दैट रशिया इज़ वेरी फर्म ऑन इट्स ओन स्टैंड। नाउ अगर रशिया ये कह रहा है कि अगर यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाया जाता है तो इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो इवन जो रशिया के प्रेसिडेंट और यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच में जो बातचीत हुई थी फ़ोन पे, इस पे भी यूएस ने बिल्कुल क्लियर किया था, रशिया को वार्न किया है कि अगर वो यूक्रेन को इन्वेड करते हैं दे विल फेस सम सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। इसी के साथ साथ यूएस ने ये भी क्लियर किया है कि अगर रशिया यूक्रेन को इन्वेड करता है, दे विल सेंड इवन मोर ट्रूप्स टू देयर ईस्टर्न नाटो मेंबर्स, बेसिकली जो पोलैंड है और जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, वहाँ पे रशिया यूएस अपने ट्रूप्स को सेंड कर देगा अगर रशिया यूक्रेन को इन्वेड करता है। तो जो टेंशन्स हैं, जो यूरोप इसमें पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो चुका है, बिकॉज रशिया और यूक्रेन के इस बैटल के अंदर जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है वो भी आ चुकी है। तो ये जो टेंशन है ये काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है। इस पे नज़र बनाए रखनी होगी। देखेंगे कि जब नाटो के साथ मीटिंग होती है उसके आउटकम्स क्या निकलते हैं। तो दिस एंटायर वीक, द कमिंग वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। इफ़ इन केस यू हैव मिस्ड कि बैकग्राउंड क्या है रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का, तो यू कैन वॉच द वीडियोज़ ऑफ प्रीवियस वीक, एंड वी विल बी फॉलोइंग द डेवलपमेंट्स इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। जो भी इन मीटिंग को लेकर डेवलपमेंट होगी वो आगे आने वाले दिनों में हम फुल डिटेल में कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सिख गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंसमेंट की है कि अब से दिसंबर 26 को वीर बाल दिवस के तौर पे मार्क किया जाएगा। बेसिकली गुरु गोबिंद सिंह जी की जो 4 बेटे थे जिनको साहिबजादे कहा जाता है, उनके कारज और उनकी जो शहीदी है उससे मार्क करते हुए ये अनाउंसमेंट की गई है। जो दिसंबर 26 डेट चुनी गई है, इस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादा जोरावर सिंह जी एंड साहिबजादा फतेह सिंह जी, जिनकी एज 6 इयर्स और 9 इयर्स के जब वो थे, उन्हें मुगल फोर्सेस ने शहीद किया था। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस अब से मार्क किया जाएगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो लेक्चर में हमने आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है जो कि हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आई होप यू गाइज enjoyed this lecture. So that is all from my side.
Thank you very much. Thanks for watching Dronacharya IAS YouTube channel. Thank you.